नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में तापमान में आई कमी। वहीं कैंपची फॉल का बड़ा जलस्तर, पानी के साथ भारी मात्रा में बहकर आया मलबा। रुड़की के टोड़ा एहतमाल में दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। हरिद्वार से पहुंचे बसपा पदाधिकारियों ने की पुलिस अधिकारियों से बात। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। हल्द्वानी में हुआ होमगार्ड जवानों का सम्मेलन। जिला कमांडेंट नैनीताल ने किया संवाद। परेशानी और सुविधाओं पर हुई चर्चा। हरिद्वार में मां गंगे की हुई विशेष आराधना। अनंत अंबानी ने सपत्नी किया पूजन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अध्यक्ष जय शाह ने की अर्चना। ज्योतिर्मठ के वड़गांव में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन। बद्रीनाथ विधायक का ग्रामीणों ने किया स्वागत। 18 ताल के साथ 18 मुखौटों के नृत्य का होता है आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से मौसम सुहावना बन गया है। पहाड़ी जिलों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों में तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। और वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड में मोहान, टोटाम, मछोड़, नेवल गांव, जाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ संपर्क मार्गों पर मलबा आने से कुछ समय मोटर मार्ग बाधित रहा। फिलहाल मोटर मार्ग सुचारू है। हालांकि बारिश से वन विभाग को वनाग्नि की घटनाओं में काफी राहत मिलेगी। बारिश की वजह से जंगलों में आग लगने की संभावना कम हो जाती है और बारिश का पानी जंगलों में आग बुझाने में मददगार साबित होता है और आग के फैलने की गति को कम करता है। वन विभाग पहले ही फॉरेस्ट फायर को लेकर अलर्ट है और सभी जरूरी दिशा निर्देश भी विभाग में सभी कर्मचारी और अधिकारियों को जारी कर दिए गए। स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सिंह मेहरा का कहना है कि बारिश होने से गर्मी में सर्दी का एहसास हुआ। पहाड़ों में खेती का कार्य नहीं के बराबर हो रहा है। किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों में बारिश से काफी राहत मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, लगातार मौसम में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम के तापमान में लगातार बारिश और तूफान का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में किस तरह का मौसम बना हुआ है? किस तरह का मौसम अल्मोड़ा में बना हुआ है? उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो है बर्फ मौसम में कहीं बर्फबारी भी हुई है और कहीं मूसलाधार बारिश होने से जो है ओले भी पड़े हैं। कहीं ना कहीं जो गर्मी हो रही है उससे स्थानीय लोगों को राहत भी मिल गई है और कहीं जो है शीशी मार्ग भी जो है बाधित हुए हैं और फिलहाल अभी मार्गों को खोल दिया गया है। और कहीं हम बात करें अल्मोड़ा जिले के सल्ट में तो सल्ट में बीती दोपहर से कई क्षेत्रों में जो है लाइट नहीं है और बारिश होने के कारण लाइट की कहीं ना कहीं जो है लाइट की दिक्कत भी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल अभी जो है जो जंगलों में आग लग रही थी उसमें भी अब निजाम मिल गया है और गर्मी जो उमस से जो है मौसम। बात करें तो अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के तल्लासल क्षेत्र में कई लोगों की जो प्याज की फसल थी उसको नुकसान पहुंचा है और कहीं वैसे राहत भरी खबर तो है। गर्मी से तो भले ही राहत मिल गई है, फिर कई लोगों को इसमें नुकसान भी पहुंचा है। जी गोविंद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पहाड़ों की रानी मसूरी के आसपास हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी के पास कैंपची फॉल के झरने ने रौद्र रूप ले लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कैंपची फॉल के झरने के विकराल रूप लेने के साथ ही झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा बहकर आया।
जिससे पानी सफेद धारा की जगह मटमैला हो गया। इसके साथ ही मुख्य मार्ग से भी पानी का तेज बहाव आने से लोगों की दुकान में घुस गया और दुकान में रखा सामान भी खराब हो गया। केम्पटी फॉल क्षेत्र में रविवार को केम्पटी फॉल रौद्र रूप में दिखा, जिससे पर्यटक काफी सहमे हुए नजर आए। वहीं केम्पटी पुलिस द्वारा भारी बारिश को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को केम्पटी फॉल में जाने से रोक दिया गया। पानी के तेज बहाव के कारण फॉल में स्थित दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे दुकान में रखा सामान में नुकसान पहुंचा, परंतु किसी भी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ। मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हो गए हैं। केम्पटी पुलिस इंचार्ज ने बताया कि भारी बारिश के कारण केम्पटी फॉल के झरने का जलस्तर बढ़ गया था, परंतु पुलिस द्वारा भारी बारिश को देखते हुए पहले ही केम्पटी फॉल में सभी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के भीतर केम्पटी फॉल का जलस्तर अपने मूल स्वरूप में आ गया था, जिसके बाद सभी व्यवस्था सामान्य हो गई। कई लोग सड़क किनारे जंगल में मलबा डालते हैं, जो भारी बारिश में बहकर मुख्य सड़क और केम्पटी फॉल में आ जाता है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा जांच की जाएगी और अनाधिकृत रूप से जंगल में मलबा डालने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल सहित पहाड़ों के अन्य पर्यटक स्थलों पर जहां पर्यटन सीजन ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, तो वहीं हल्द्वानी की कोतवाली में होमगार्ड जवानों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे होमगार्ड जवानों की जिला कमांडेंट नैनीताल प्रतिमा ने उनसे सीधा संवाद किया, जिसमें जवानों को आ रही दिक्कत और उनकी सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने उनकी समस्याओं को भी सुना। एडीआईजी प्रतिमा ने बताया कि गर्मियों में नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है, जिसमें पर्यटकों की यात्रा को देखते हुए जिले में होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाती है, जिसमें जवानों ने अपनी छोटी छोटी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान होमगार्ड जवानों की छुट्टियों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले तो अभी यात्रा सीजन चल रहा है, तो यात्रा सीजन को देखते हुए टूरिस्ट प्लेस भी है ये, तो मैंने सम्मेलन लिया। इसके पहले मैंने 1 मई को भी सम्मेलन लिया था और आज 3 मई है, 3 मई को भी सम्मेलन लिया। इसमें जवानों को, महिला जवान और पुरुष जवान सभी शामिल थे और ये बेसिकली आज का सम्मेलन जो था शहरी कंपनी नंबर 2 और जिसमें महिला और पुरुष दोनों जवान हैं हमारे यहाँ। तो इनकी समस्याओं को सुना गया, जिसमें से कुछ का ये था कि जैसे उनका ड्यूटी भत्ता पूछा गया कि ड्यूटी भत्ता आपको समय पे मिल रहा है कि नहीं, तो सबने कहा कि बिल्कुल हमें समय पे मिल रहा है और सबकी ड्यूटियाँ रोटेशन के हिसाब से लग रही हैं। इसके अलावा जवानों से उनको ये कहा गया कि आपका जो वर्दी टर्न आउट है वो बेटर होना चाहिए आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और हमारे जो विभाग की छवि है उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन बिंदुओं पे उनसे चर्चा की गई। चंपावत के जयगांव जेतोली भूमिया मंदिर में विशालकाय पेड़ पर रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से पूरा पेड़ क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहां पर बैठे श्वान की मौके पर मौत हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भयभीत हो गए। आकाशीय बिजली गिरने से निकली आग की चिंगारी व गरज से लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को अचानक तेज बारिश और बिजली कड़कने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर परिसर में स्थित विशालकाय पेड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने एनएच की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी। लोहाघाट के पाटन पुल के पास पिछले 2 वर्षों से एनएच के कलमट बंद पड़े हुए हैं। कई बार लोगों ने एनएच के अधिकारियों से बंद पड़े कलमट को खोलने की मांग की, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मूसलाधार बारिश से देवदार बनी से बहते हुए कचरा मलबा लोगों के घरों में घुसने के साथ साथ पूरी सड़क पर फैल गया। सड़क पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गई, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। एनएच के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई। क्षेत्र के मोहन चंद्र पाटनी व अन्य लोगों ने बताया कि समस्या पिछले 2-3 वर्षों से बनी हुई है।
बरसात में कलमट बंद होने से पानी के साथ साथ कूड़ा कचरा बहकर लोगों के घरों में घुसता है, जिस कारण लोगों को कई बार नुकसान हो चुका है। पाटनी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर इस बार एनएच के अधिकारियों के द्वारा कलमट नहीं खोला गया तो एनएच के खिलाफ पूरे क्षेत्र की जनता आंदोलन करने को मजबूर होगी। विगत कई वर्षों से समस्या बनी हुई है। आपके माध्यम से ही पिछले 2 साल पहले भी इससे भी भयानक स्थिति हुई थी। उसके बाद हमने इस कवर खोलने के लिए 2021 में भी पत्र दिया था। उसके कोई विभाग एक्शन नहीं ले रहा है। खाली एक ये नाली बनाने के नाम पर शुरू करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। ये स्थिति लोगों के मकानों में जो है पानी घुस रहा है। अभी मैंने जेई साहब को भी फ़ोन कर दिया है। वो कह रहे थे कि अभी हम देख गया हूँ और देखने की स्थिति है, उसके बाद हम जिला पंचायत को या उसको सूचना करेंगे। तो अभी तक उनका कोई संज्ञान नहीं आया इसमें। वहीं टोड़ा एहतमाल में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद रविवार को हरिद्वार के बसपा पदाधिकारी पहले तो गांव में पहुंचे और इसके बाद उन्होंने रुड़की कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयास किया, पर कोतवाली में कोई भी अधिकारी नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन्होंने फोन पर अधिकारियों से वार्ता की, जिस पर पुलिस ने आला अधिकारियों से आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की। हम कोतवाली में आज आए हैं, टोडा एहतमाल गांव में जो विवाद हुआ है वो मंदिर के बीचों बीच में रास्ते की, जबकि वो कागजों में कहीं दर्ज नहीं है और ज़बरदस्ती उसको अपना रास्ता बना रहे हैं। और उस विवाद को लेकर के उनमें आपस में कुछ कहासुनी और झगड़ा हुई, मारपीट भी हुई है, काफ़ी चोट भी लगी हुई है। जो जख्मी है वो एम्स में है। तो उसी के संबंध में बात करने के लिए आए थे और सीओ साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी। हमने गिरफ्तारी की मांग की। इसमें 4 लोग घायल है, 1 महिला है और 3 जेंट्स है, 4 लोग इसमें घायल। अभी कल कुछ लोगों ने जो असामाजिक तत्व हैं टोडा अहमदपुर में बाबा साहब और रविदास जी की प्रतिमा के लिए कुछ ज़मीन रखी हुई है, लोगों ने चिन्हित की हुई है। यहाँ तस्वीर भी है, एक तरफ रविदास जी की है और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की है। उसके बीचों बीच कुछ लोग ज़बरदस्ती उसमें को रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ लोगों ने, जो वहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, उन्होंने उसका ऐतराज़ किया, जिसे लेकर दूसरे विपक्ष के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया, लाठी डंडों से उनकी मारपीट की, घरों में जा कर के उन्हें पीटने का काम किया। उसमें कुछ दलित समाज के लोग घायल हो गए जो अभी एम्स में भर्ती हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार उस गांव में पहुंचे थे। वहां हमने जाकर के देखा कि गांव में जो गांव वालों की मांग है वो उचित मांग है, क्योंकि वो रास्ता जहां को वो निकाल रहे हैं वो रास्ता किसी भी तरह से कागजों में दर्ज नहीं है, ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं। नैनीताल जिले के हाजियों के लिए हज 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। हल्द्वानी के मदरसा इशातुल हक में उत्तराखंड से हज पर जाने वाले हाजियों का टीकाकरण किया गया। खास बात ये रही कि इस बार हज यात्रा पर जाने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की है, जो जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार हज की तैयारियों को लेकर पूरी गंभीरता दिखाई। उन्होंने बताया कि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी समस्याओं को लेकर बात की और मुख्यमंत्री ने न सिर्फ ध्यान से सुना बल्कि समाधान का आश्वासन भी दिया। इस बार उत्तराखंड से कुल 914 हाजी हज यात्रा पर रवाना होंगे। हज कमेटी की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि 16 और 17 जून को फ्लाइट्स निर्धारित की गई हैं। 2025 हमारी हज यात्रा है, इसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका प्रयास और हमारा कहीं ना कहीं ये रहा है कि हमने अपनी जो भी परेशानियाँ दिक्कतें रहीं इनके समक्ष रखीं और लगभग जो भी दिक्कतें या कुछ दुश्वारियाँ थीं वो दूर करने का काम हो चुका है। आज यहाँ पर 65 लोगों के टीकाकरण का काम हुआ है। देखिए, हल्द्वानी से लगभग 65 लोगों का टीकाकरण हो रहा है और अभी रामनगर और काशीपुर में भी हुआ है। रामनगर में ज़िला नैनीताल के 20-22 लोगों का हुआ है
लगभग 800 से 900 उत्तराखंड से हाजी हज को जा रहे हैं और कुछ बढ़ेंगे भी अभी। इसके अलावा जो हज की सुविधाएं हैं, हज कमेटी द्वारा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। कोई भी कमी पिछले बार अगर हज में रही होगी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। देखिए, जो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ के और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है और गर्मी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हाजी लोग जो है ना, यहाँ से जब जाएँ तो गर्मी से बचने का साधन अपने साथ रखें, ख़ासतौर से छाता रखें साथ में, और धूप से बचने के लिए चश्मा वगैरह रखें और ग्लूकोन डी वगैरह अपने साथ में रखें। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो हज गाइड दी गई है हाजियों को, उसी के तौर तरीके पे चले। जो वहाँ की सिक्योरिटी जिस तरीके से आपको भेजती है कि आप इस रास्ते से जाएँ, इस रास्ते से ना जाएँ, जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसी के हिसाब से जो है वहाँ काम करें। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा बचपन से सपना रहता है वो आज पूरा होने जा रहा है। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इस बार हमारा नंबर आया है। शायद हम खुशनसीब है जो हमारा नंबर आया है। बहुत सारे लोगों में हर किसी का नहीं आ पाता है, पहली बार में नंबर आ गया है। वहीं प्रसिद्ध कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजन किया। कड़ी सुरक्षा के बीच हर की पौड़ी पहुंचे अनंत अंबानी ने मां गंगा की विशेष आराधना के बाद गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और अपने सुखद अनुभव को साझा करते हुए विजिटर बुक में लिखा कि मां गंगा की पूजन का यह अनुभव खास रहा। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि विश्व के बड़े उद्योगपतियों का मां गंगा के दरबार में आना यही दर्शाता है कि वे कितने बड़े सनातनी हैं। महामंत्री तन्मय ने कहा कि अंबानी परिवार की पहली गंगा यात्रा एक अलग संदेश देती है। अनंत अंबानी जी मेरी जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की यात्रा पर थे और वह बद्री केदार धामों के दर्शन करेंगे। जब उनको ये जानकारी लगी कि यात्रा से पूर्व हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर पूजा का अपना महत्व है, तो वह उस सनातनी परंपरा को निभाने के लिए हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने मां गंगा का पूजन किया और मां गंगा से अपनी यात्रा, अपने परिवार, अपने देश के लिए मनोकामना मांगी कि हम सब तरक्की करें, भगवती मां गंगा की कृपा हम पर बनी रहे। राधिका जी के साथ यहाँ पर आए और माँ गंगा का पूजन अर्चन किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और निश्चित रूप से अपने परिवार और पूरे देश की सुख संपत्ति, सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। हमारे विजिटर्स बुक में भी उन्होंने अपने सुखद अनुभव का वर्णन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं और प्रबंध को बहुत ही अच्छा बताते हुए माँ गंगा से भी प्रार्थना की, माँ गंगा में अपनी आस्था प्रकट की। अनंत अंबानी सिर्फ एक उद्योगपति ना होकर एक सनातन के ध्वजवाहक के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और समय समय पर देश के सभी बड़े और पौराणिक धर्म स्थलों की वो यात्रा और दर्शन करते रहते हैं। अभी उन्होंने एक बहुत लंबी पद यात्रा अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जामनगर से द्वारकाधीश तक भी की थी। आज बहुत वर्षों के बाद, शायद हो सकता है पहली बार या बहुत ही वर्षों के बाद, अंबानी परिवार का कोई सदस्य हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना करने के लिए आया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और व्यवसायी जय शाह रविवार को अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में विख्यात हर की पौड़ी पहुंचकर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर मां गंगा का पूजन किया। संध्याकालीन आरती में शामिल हुए जय शाह के साथ उनकी पत्नी, बच्चों ने भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मां गंगा की पूजा की और सभी ने मां गंगा की आरती में भी भाग लेकर सभी के कल्याण की कामना की। मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इससे पूर्व रविवार को ही देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका और उनके मित्रों के साथ हर की पौड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से मां गंगा की आरती की और आरती कर देश के कल्याण के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। ज्योतिर्मठ के ग्राम सभा बड़गांव में हर तीसरे वर्ष में पौराणिक ऐतिहासिक गरुड़ छाड़ मेले का भव्य आयोजन किया जाता है और इस कड़ी में बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला भी ग्राम सभा बड़गांव में गरुड़ छाड़ मेले को देखने पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक लखपत सिंह बुटोला का ढोल दमाऊ के साथ भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान गरुड़ छाड़ मेले में 18 ताल के साथ 18 मुखौटों का नृत्य का आयोजन होता है और इस मेले में खासकर भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान गरुड़ जी एक रस्सी के सहारे गांव में तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी से चलकर भूमि क्षेत्रपाल के मंदिर तक पहुंचते हैं।
जहां पर सभी ग्रामीण उनका भव्य स्वागत करते हैं। बताते चलें कि इस दौरान गांव के एक परिवार भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान गरुड़ जी की प्रतिमा को अपने घर में प्रवेश कर 3 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये मेला हमारी संस्कृति से, सनातन संस्कृति जुड़ा हुआ बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है। जब नारायण के कपाट खुलते हैं तो ये माना जाता है कि नारायण गरुड़ भगवान में सवार होकर के आते हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये मेला मनाया जाता है। और विशेषकर ज्योतिर्मठ के अंदर का विभिन्न गाँव में ये मेला मनाने का काम किया जाता है। नरसिंह भगवान के वहाँ भी कुछ दिन पहले मनाया गया है, उससे पहले और उसके आसपास ये मनाया जाता है। बहुत ऐतिहासिक मेला होता है, लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बड़ा उत्साह लोगों के अंदर रहता है। भगवान नारायण के कपाट खुलने के साथ साथ ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी पूरा प्रतीक है। ये मेला हमारी संस्कृति से, सनातन संस्कृति जुड़ा हुआ। वहीं नैनीताल जिले में इस वक्त जोरों पर चल रहा है सत्यापन अभियान और इसी अभियान के दौरान हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सामने आई एक हैरान कर देने वाली तस्वीर। दरअसल पुलिस जब बनभूलपुरा में घर घर सत्यापन कर रही थी तभी उन्हें एक घर के बाहर 2 बड़े ताले लगे दिखाई दिए। पहली नजर में यह घर खाली लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ संदेह हुआ। जब दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई तो भीतर से लोगों की आवाजें सुनाई दी। पुलिस ने जब पूछताछ की तो अंदर से जवाब मिला, हमने खुद को अंदर से बंद कर रखा है। पुलिस ने तुरंत चाबी मंगवाई, ताले खुलवाए और देखा कि अंदर दर्जन भर लोग मौजूद थे। मामले में कुमाऊं आईजी रिदिम अग्रवाल ने बताया कि हमें सूचना मिली कि सत्यापन के दौरान एक घर में बाहर से ताला लगा है लेकिन अंदर लोग रह रहे हैं। पूछने पर पता चला कि ये परिवार रामपुर से है। हमने उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं और रामपुर पुलिस ने वेरिफिकेशन करवाया है। आईजी रिदिम अग्रवाल ने बताया कि जिले भर में सत्यापन अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि असामाजिक और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित किया जा सके। बनभूलपुरा में पकड़े गए इस परिवार ने पूछताछ में बताया कि वे रामपुर से हैं और यहाँ किराए पर रह रहे हैं। अंदर कुछ 2 परिवार थे जिनमें लगभग 10 लोग शामिल थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्होंने खुद को बाहर से ताला लगाकर क्यों बंद किया हुआ था। देखिए, नैनीताल में जो रिसेंटली घटना हुई थी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने पूरे जनपद में और इनफैक्ट सभी जनपदों में कुमाऊं रेंज के एक व्यापक, एक बृहद सत्यापन अभियान जो है वो चलाया है, जिसमें जितने बाहरी तत्व आकर यहाँ पर रह रहे हैं, जो असामाजिक हैं, जो किसी भी प्रकार से क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उन सबको आइडेंटिफाई करके हम उनके विरुद्ध एक विधिक कार्रवाई जो है वो की जाए। इसी क्रम में कल हमने बनफूलपुरा क्षेत्र में व्यापक सत्यापन किया था। उस सत्यापन के दौरान पाया कि एक घर में बाहर से ताला लगा था बट फैमिली अंदर थी। जब डिटेल विवरण लिया गया परिवारजनों से तो पता चला कि वो लोग रामपुर के रहने वाले हैं। उनके रामपुर सारे अभिलेख भेजकर उनका वेरिफिकेशन वहां से करवाया जाएगा। फिलहाल उन्होंने इस डर से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था क्योंकि उन्होंने अवैध बिजली का कनेक्शन लिया हुआ था। जो ये डिटेल्स हमें मिली हैं उसके बाद हमने विद्युत विभाग को अवगत करा दिया है। उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जैसे ही हमारे पास रामपुर से उनकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में विशाल बाघ नजर आया है। कई लोगों का दावा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा बाघ है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के फेटो सफारी जोन में इन दिनों विशाल हरक्यूलस बाघ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरक्यूलस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ तो इसे एशिया का सबसे लंबा बाघ बताने से भी नहीं चूक रहे। वन अधिकारियों ने भी बताया कि इतना विशाल बाघ इस इलाके में कभी नहीं देखा गया था। देखिए, फाटो जोन जो बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से तो सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा है और बहुत टाइगर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स हैं। तो लेकिन जो अभी ये जो जिस टाइगर की बात हो रही है वास्तव में काफ़ी बड़ा है, लेकिन किसी पैमाने पे हम उसको अभी तक नहीं नाप सकते जब तक कि उसके बारे में कोई ठोस तथ्य हमारे पास ना हो। तो इसलिए हम ये कहना कि टाइगर निसंदेह बड़ा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है फाटो में तो वैसा टाइगर हमने देखा नहीं। इवन इसके आसपास भी हमने ऐसे इतना बड़ा टाइगर नहीं देखा है। बाकी सब जो अब वो कभी इसके साथ में कभी अगर ये बात आएगी तो उस समय देखा जाएगा कितना बड़ा इसका हो सकता है या इसका क्या रिकॉर्ड होता है।
हालांकि कुछ वन्यजीव जानकार हरक्यूलिस के एशिया का सबसे विशाल बाघ होने का दावा करने में सावधानी बरतने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि बफर जोन में अक्सर बाघ भारी भरकम दिखते हैं। यहाँ आसानी से शिकार मिलता है, जबकि कॉर्बेट के मध्य भाग में वो दुबले पतले और मांसल होते हैं। किसी क्षेत्र को कह सकते हैं, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाघ है, बट कहना कि ऐसे सबसे बड़ा बाघ है, ये अतिशयोक्ति होगी। और आप देखें तो जैसे आपका दुधवा, बांधवगढ़, यहाँ एक से एक मतलब तगड़े बाघ हैं जिनकी वीडियो आप देखते हैं जो वायरल होते रहते हैं। तो ये कहना मुझे लगता नहीं है कि ये सही होगा कि यहाँ इससे सबसे बड़ा बाघ है। ऐसा होता है ना सर, जो बफर के जो बाघ होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं और काफ़ी भौदू होते हैं, मतलब काफ़ी हैवी होते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एक तो पेय कमी नहीं होती, वहाँ पर आपका जो कैटल्स हैं, गाय है, भैंस हैं या आपका नील गाय है, तो वहाँ पर जो शिकार की उपलब्धता है वो काफ़ी मतलब ईजी रहती है, आसान रहती है इन टाइगरों के लिए। तो इसलिए इनका जो वेट है काफ़ी हैवी रहता है। और हम बात करें कॉर्बेट की, ऐसे क्षेत्र की जो नेचुरल जहाँ पर आपका फॉरेस्ट है, जहाँ पर नेचुरल प्रे है, तो वहाँ पर थोड़ा टफ रहता है टाइगर के लिए शिकार करना, तो उसकी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप पर ऐसी जगह आपकी जो बाघ दिखाई देंगे वो काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी लीन और फसे मतलब हट्टे कट्टे दिखाई देंगे। जो भी हो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के फेटो सफारी जोन में दिख रहा बाघ आकर्षण का केंद्र है। ये उद्यान घने जंगलों और बाघों के संरक्षण के लिए मशहूर है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।